हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के लगातार लेक्चर आ रहे हैं, जिसमें आज हम आपको यहां पे समझाने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुण, है ना। वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पूरा बेसिक से हम आपको समझाएंगे। बस कोशिश यही रहता है कि जितना निचोड़ हो सके आपको हम प्रोवाइड करें। विद्युत क्षेत्र रेखा मात्र 3 मिनट का काम है कि इसकी परिभाषा, चित्र और गुण आपको रटना है, लेकिन समझने के लिए 30 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। और बच्चों, इसके बाद जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आगे चलकर थ्योरम में आएगा। जैसे आप गास के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। इसलिए आज का ये जो लेक्चर है, आज का ये वीडियो है, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग बढ़िया तैयार करना। चलिए शुरू करें बच्चों, वैद्युत क्षेत्र रेखा। इसके पहले हमने आपको वैद्युत क्षेत्र बताया था कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। जैसे बच्चों, ये आपका प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे, या चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये बल लगा सके, वो उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई यहां पे इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है बच्चों, जहां पर एक परीक्षण आवेश ला रहे हैं, ठीक है, परीक्षण आवेश ला रहे हैं Q0। अब हमने कहा कि जैसे ही परीक्षण आवेश लाया तो इस पर इस आवेश के कारण बल का अनुभव हुआ। यानी ये जो परीक्षण आवेश है बल का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि इस आवेश का क्षेत्र है जहां तक वो बल लगा सकता है, उसी के अंदर ये बिंदु P है जहां पर Q0 आवेश स्थित है। अच्छा, ये चीज तो क्लियर हुआ कि भाई किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। अब जैसे मैं कहता हूं कि मेरे क्लासरूम में कोई बच्चा बैठकर सुन रहा, पढ़ रहा है, तो वो सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसका भी कोई ना कोई माध्यम होगा जिसके कारण वो सुन रहा है, तो वो है साउंड, ध्वनि। ध्वनि का प्रभाव जो है उसके कानों तक पहुंच रही है। हम जो बोल रहे हैं, साउंड निकल रहा है, वो साउंड उसके कान तक पहुंच रहा है। तो ऐसे साउंड दिखता तो नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप में होता है। इसे हम कल्पना कर सकते हैं कि साउंड यहां से वहां तक गया, लेकिन ये वास्तविक रूप से उसके कान तक सुनाई देता है। समझिएगा बच्चों, ये थोड़ा फैक्ट की बात है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आप वीडियो देखते हैं, अब मोबाइल आपके सामने बज रहा है तो साउंड आपके कान तक पहुंच रहा है, तो साउंड को हम देख तो नहीं पाते, लेकिन वास्तविक रूप से साउंड आपके कानों तक पहुंच रहा है। ऐसे ही ये इस पर बल लगा रहा है, तो दिखता तो नहीं है, इसका विद्युत क्षेत्र समझ में नहीं आता, लेकिन वास्तविक रूप से इसका विद्युत क्षेत्र वहां तक है ना। मतलब जैसे हमने बोला कि साउंड जो है तरंग के रूप में आगे की ओर, वो दिखता नहीं बच्चों, एकदम माइक्रोवेव आगे की ओर बढ़ रहा है साउंड, है ना, ऐसे गति कर रहा है, आपके कानों तक पहुंचता है, दिखता नहीं है, लेकिन उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसे ही इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ, इसके लिए हम एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं कि भाई साहब यहां तक ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इसका क्षेत्र होगा जिसके कारण से वो किसी अन्य आवेश पर बल लगाता है। तो इसके चारों ओर एक काल्पनिक वक्र, हम एक काल्पनिक वक्र बना सकते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर बच्चों जो बल लग रहा है, तो एक काल्पनिक हम वक्र खींच देते हैं जहां एकांक धनावेश गमन कर सके, वो उसका वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। इसकी अवधारणा सबसे पहले फैराडे साहब ने दिया था, जिसे विद्युत बल रेखा कहा था, लेकिन बाद में उसका नाम बदल करके वैद्युत क्षेत्र रेखा रख दिया गया। यानी भाई साहब, जैसे हमने कहा कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो साउंड हमारे मुंह से निकला, दिखता नहीं है, लेकिन वो तरंग के रूप में आ गया, हम उसकी कल्पना करके हम तरंग के रूप में उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऐसे ही ये आवेश कुछ प्रभाव छोड़ रहा है, इस प्रभाव को दर्शाने के लिए हम एक काल्पनिक वक्र की संरचना बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, जहां एकांक धनावेश गमन कर सके उसे हम उसका क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हां सर वैद्युत क्षेत्र रेखा क्लियर हो गया, वैद्युत क्षेत्र रेखा क्लियर हो गया। यानी जैसे हमारे पास कोई आवेश है बच्चों,
तो आवेश से, है ना, चारों ओर विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है और विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम क्षेत्र रेखा खींच देते हैं। वो एक काल्पनिक वक्र होता है जहां पर एकांक धनावेश गमन करता है। जैसे बच्चों मान लीजिए आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस है मतलब प्लस से बच्चों हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो इससे जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर की ओर चलेंगी। कहां तक चलेंगी बच्चों? बाहर की ओर चलेंगी। कहां तक चलेंगी? अनंत तक चलेंगी। हम काल्पनिक की बात कर रहे हैं, कल्पना की गई है बच्चों। क्या की गई है? कल्पना की गई है, ठीक है, क्योंकि इसके चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट हुआ है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि भाई ये काल्पनिक है। प्लस क्यू आवेश, है ना, जो है यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल करके अनंत की ओर जाती हैं। तो बताओ बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब जब हम बात करते हैं माइनस क्यू आवेश की, किसकी बच्चों? ये माइनस क्यू आवेश है। तो माइनस क्यू आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू के उल्टा होता है, प्लस क्यू के उल्टा होता है बच्चों, प्लस क्यू के उल्टा होता है, मतलब अनंत से आती हैं प्लस माइनस की ओर, ठीक है। ये लो, ये बच्चों आपका ये डायरेक्शन आपको ये बताता है कि अनंत से माइनस की ओर जाता है, ठीक है। और भी आपको जितना खींचना है खींच सकते हैं, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों, जितनी खींचने ही खींच सकते हो आप लोग, ठीक है। यानी प्लस क्यू जो आवेश है इससे विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलती है, माइनस क्यू आवेश पे विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश करती है। तो देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र या निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब जैसे मान के चलता हूं प्लस क्यू दोनों साथ होते तो क्या होता? ये प्लस क्यू, अब ये तो मैं अलग अलग सिंगल आवेश, एकल आवेश के लिए बात कर रहा था, ये आपका एकल आवेश है, वो भी आपका बच्चों इसमें केवल और केवल प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर प्रदर्शित करता है। ये भी आपका एकल आवेश ही है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कौन सा आवेश है? एकल आवेश है, ठीक है, एकल आवेश है, ठीक है। मतलब एक काल्पनिक वक्र है, कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से विद्युत क्षेत्र का कारण भी विद्युत क्षेत्र रेखा ही होता है, ठीक है। ठीक बच्चों, चलें आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेश एक साथ है, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं बच्चों प्लस क्यू आवेश, ठीक है, और यहां पर हम ले लेते हैं माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब हम बात करें कि जब दो आवेश हैं बच्चों, तो आवेश प्लस से निकल करके माइनस की ओर चलता है। कहां चलता है? प्लस से माइनस की ओर बच्चों। जैसे मैं कहता कि यहां से निकल करके माइनस में समाप्त होता, ठीक है बच्चों। प्लस से निकलता है और कहां समाप्त होता है? माइनस में समाप्त होता है। प्लस से निकला और माइनस में समाप्त हुआ, प्लस से निकला और माइनस में समाप्त हो गया, फिर प्लस से निकला बच्चों, माइनस में समाप्त हो गया, फिर प्लस से निकला, माइनस में समाप्त हो गया। यानी प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। किसी को प्रॉब्लम है ना? और बच्चों माइनस में समाप्त होती है, ठीक है। कहां समाप्त होती है? माइनस में समाप्त होती है, माइनस में समाप्त होती है। तो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों? प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। यहां प्रवेश करते हैं तो डायरेक्शन आपका अंदर की ओर चलेगा, और प्लस से निकल रहा बच्चों इसलिए बाहर की ओर चलेगा, ठीक है। ये लो, ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा। जिसको डायग्राम बनाना है तो बिल्कुल बना सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों। यहां पर हमने बताया एक विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहां पर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जहां एकांक धनावेश गमन कर सकता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसके प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है बच्चों। सबसे पहली बात ये प्लस से निकल करके माइनस की ओर समाप्त होता है। कहां से निकलता है बच्चों? प्लस से निकलता है, धन आवेश से निकलता है। जैसे मैंने कहा एक चालक है, यदि चालक में बच्चों, यदि चालक में हम बात करें, चालक में आपका एक प्लस है और माइनस है, इस स्थिति में जो आपके विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं प्लस से निकलता है, माइनस में ही समाप्त होता है। परेशान मत होना आप लोग। कहां से निकलेगा बच्चों? प्लस से निकलेगा, माइनस में ही समाप्त होगा, प्लस से निकलेगा, माइनस में ही समाप्त होगा, ठीक है। इतना बहुत है। ये लो, प्लस से निकला, माइनस में समाप्त हुआ। और दर्शाने के लिए ये लो भैया, ये लो, ठीक है,
ठीक, ये लो, ये हमने दर्शा दिया, प्लस से निकला माइनस की ओर चला। यहां भैया डायरेक्शन बता दो, क्योंकि प्लस से निकल रहा है इसलिए बाहर की ओर डायरेक्शन बताएगा, ऐसे चल रहा है। ठीक बच्चों, ऐसे चल रहा है ना। और यहां पे प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, यदि एग्जाम में आ गया तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ये जो पहला इसका प्रॉपर्टी है वो धनावेश से निकलता है। कहां से बच्चों, धनावेश से निकलता है, धनावेश से निकलता है और कहां चलता है, ऋणावेश पर समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, ऋणावेश पर समाप्त होता है। कहां समाप्त होता है, ऋणावेश पर समाप्त होता है। दूसरा चीज आपको यह बताया कि यदि एकल आवेश है बच्चों तो धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाएगा, और यदि ऋणावेश है तो अनंत से लेकर के ऋणावेश की ओर आएगा। मतलब बच्चों आप सबको पता है कि अनंत से शुरू भी होता है और अनंत में ही खत्म होता है। ठीक है, जब हम एकल आवेश की बात करते हैं बच्चों, एकल आवेश में क्या होता है, एकल आवेश में दो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी। जैसे बच्चों एक तो आपका धनावेश से चलेगा, कहां से, धनावेश से चलेगा वो अनंत की ओर। कब की बात की जा रही है, कब की बात की जा रही है, जब बच्चों, कब की बात की जा रही है, जब एकल आवेश हो। और बच्चों दूसरा कंडीशन, अनंत से ऋणावेश पे, अनंत से ऋणावेश बच्चों, अनंत से ऋणावेश, अनंत से कहां, ऋणावेश। ये कब की बात हो रही है, कब की बात हो रही बच्चों, जब आपका एकल आवेश हो। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी आपको पता हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर बच्चों, ये जो आपके दिख रहे हैं ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एकदम लचकदार डोरी के समान होती, एकदम लचकदार डोरी के समान होते बच्चों, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। एक दूसरे को कम से कम आपके पास 5 प्रॉपर्टी है ना याद होने चाहिए, यदि एग्जाम में आता है बच्चों। तो एक दूसरे को बिल्कुल कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। साथ में बच्चों ये कैसे होते हैं, लचकदार डोरी के जैसे, लचकदार डोरी के समान होते हैं। कैसे, लचकदार डोरी के समान। चौथा नंबर बच्चों, कभी एक दूसरे को नहीं काटते, कभी एक दूसरे को नहीं काटते, यानी प्रतिच्छेद नहीं करते। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि बच्चों यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे कि तो वहां पर दो स्पर्श रेखा बनेगी, और दो स्पर्श रेखा उसके मतलब दिशा को यदि एक दिशा बताना चाहिए तो दो डायरेक्शन बताने लग जाएगा। लेकिन कभी भी बच्चों एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसके परिणामी दिशा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक ही बिंदु पर दो परिणामी दिशा हो जाएगा, यह संभव नहीं है। तो एक दूसरे को ये नहीं काटते। जैसे बच्चों यहां पर हम कहीं भी स्पर्श रेखा, जैसे यहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो इसके मतलब इसके डायरेक्शन को बताने लग गया कि यहां पे जो विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की दिशा है बच्चों, किसी भी हम है ना चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखा में कहीं भी बच्चों स्पर्श रेखा खींच दें, चाहे हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, आगे चलकर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ोगे वहां भी ऐसे ही रहेगा, तो कहीं भी हम स्पर्श रेखा खींच दें उसके परिणामी दिशा को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि हम कह दें कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट दें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये रेखा एक गया, दूसरा रेखा एक गया, इस पे स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ऐसा होगा, इस पे स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ऐसा होगा। अब एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन हो गया, एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन हो गया, जो कि कभी संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है बच्चों, तो कितने हो गए, कितने हो गए, 4-5 हो गए। देखो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा लंबवत निकलती है बच्चों और लंबवत ही प्रवेश करती है, लंबवत निकलती है और लंबवत ही प्रवेश करती है। अब देखिएगा जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होगी वहां पे वो प्रबल विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, और जहां पे बच्चों दूर दूर होगी, विरल होगी, वहां पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। आप लोगों को पता है भाई कि आप लोग 5-6 दोस्त एक साथ हो, आप लोग यदि 6 लोग एक साथ हो तो कोई सामने वाला आपसे डरेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके पास शक्ति है, आपके पास बल है, आप प्रबल हैं। लेकिन वहीं पे 3 दोस्त हैं, उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास यूनिटी कम है ना। तो यही चीज होता है, जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है, पास पास हैं, तो वो प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण बच्चों, है ना, यानी कहने का मतलब सघन विद्युत क्षेत्र रेखा के कारण प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, और जहां पे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पे दुर्बल विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। तो ऐसे भी आप लोगों को पता है ध्रुवों पर, यानी जहां पे प्लस और माइनस आवेश है बच्चों, कोई चालक है तो ध्रुव पर यदि हम बात करें तो यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हैं, पास पास हैं,
तो यहां पर प्रबल और बीच में क्या होगा, हमेशा दुर्बल विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा इसके कारण। तो ये सारे प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी के लिए अपन ने यहां पर लिख दिया है, आप लोगों को परेशान नहीं होनी पड़ेगी बच्चों। हमने कहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है सर। एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत पर ही समाप्त होती है। इसका मतलब बच्चों, जैसे मैंने कहा कि भाई साहब धनावेश से निकला तो अनंत पर समाप्त हुआ, और जब अनंत से निकला तो ऋणावेश पर समाप्त हुआ। मतलब अनंत से निकलता भी है और अनंत पर समाप्त भी होता है। ठीक है। तीसरा नंबर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जो कि मैंने ये डायरेक्शन आपको बताया कि किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दोगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ओके बच्चों, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, इससे क्वेश्चन बनता है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो एक ही बिंदु पर दो परिणामी दिशा बन जाएगा, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि एक ही बिंदु पर, ये बिंदु P है, मान लीजिए बिंदु P है बच्चों, ये बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर इसके लिए स्पर्श रेखा हमने इधर खींच दिया, इसके लिए स्पर्श रेखा हमने इधर खींच दिया, तो फिर लफड़ा हो गया। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा के दो परिणामी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई ये गलत है ना। इसलिए एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी के समान होता है, ये भी आपको बता दिया बच्चों। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत दिशा में एक दूसरे के हटने का प्रयास करती हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की लंबवत एक दूसरे से हटने का प्रयास करती हैं, अतः सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। कहने का मतलब जब प्लस प्लस कहीं पे रहेगा बच्चों तो विद्युत क्षेत्र के कारण है ना उसमें प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से अभिलंबवत निकलती है। मैंने आपको बताया ना कि ये बिल्कुल लंबवत निकलती भी है बच्चों, लंबवत निकलती भी है और लंबवत प्रवेश भी करती है। ठीक है, लंबवत प्रवेश भी करती है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर होकर नहीं गुजरती, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जैसे कोई चालक है, यदि चालक है बच्चों प्लस माइनस, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं जाएगी, इसलिए इसे कहा जाता है ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ये आपका बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखा है, कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, लेकिन जब आप चुंबकीय क्षेत्र रेखा में पढ़ोगे तो बंद वक्र का निर्माण करती है। ठीक है। अब ये पॉइंट चलते ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमको रटना नहीं है, बिल्कुल भाई साहब तैयार करना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर होकर नहीं गुजरती है, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। रिपीटेड हो गया बच्चों, है ना। प्रबल विद्युत क्षेत्र है ना में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट होती है एवं सघन होती है बच्चों, और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से विरल होती है। ये चीज मैंने सारा चीज आपको मेंशन कर दिया था। यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे ध्रुव है बच्चों, यानी साइड है जहां पे प्लस और माइनस चार्ज है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है। जब पास पास है बच्चों तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, लेकिन जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, विरल है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, दुर्बल होगा, है ना। जहां पर रेखाएं पास पास होंगी, सघन होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। जहां पर रेखाएं दूर दूर होंगी तो वहां पर बच्चों विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। यह चीज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बच्चों, ये आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती हैं बच्चों, प्लस से निकल करके, यानी धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाप्त होती हैं। ठीक है। दूसरा चीज, जब बच्चों केवल एकल आवेश हो तो है ना अनंत से निकलती है और अनंत पे ही समाप्त होती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चों धनावेश है तो धनावेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती है, जब ऋणावेश है तो अनंत से आकर के ऋणावेश पे आ जाती है। तो कहने का मतलब अनंत से ही उत्पन्न हो जाता है और अंत में ही जाकर के समाप्त हो जाता है। ये चीज हो गया। तीसरा नंबर हमने कहा लचकदार डोरी के समान है, बिल्कुल, है ना। ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। चार तो यही हो गया बच्चों, है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत निकलती हैं और अभिलंबवत प्रवेश करती हैं बच्चों, है ना। अगला नंबर है, यदि इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो विद्युत क्षेत्र के परिणामी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और बच्चों इसमें हमने बताया कि कभी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश नहीं करती हैं, ना तो गमन करती हैं, इसलिए कभी भी ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं बच्चों। ये चीज आप लोगों ने क्लियर कर लिया। जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है।
नोट डाउन कर लिया आपने, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। इससे 2-3 चीजें ज्ञात की जाती है, जैसे मान लीजिए किसी भी बिंदु पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है बच्चों, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से आप निकाल सकते हैं। उपयोग आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा का उपयोग कहां किया जाता है बच्चों, है ना, उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने में, है ना। और विद्युत क्षेत्र रेखा के चित्रण से हमें पता चल जाता है कि भाई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यहां पर एक चीज और मेंशन कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले बच्चों आप लोगों को, है ना, इसके गुण थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक। थोड़ा सा यहां पे ये नोट डाउन कर लेना आप लोग कि जब हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो कभी भी बीच में बंद नहीं होती, जहां से शुरू होती है जहां तक समाप्त होती है एकदम लगातार चलती रहती है, बीच में खत्म नहीं होगी, ध्यान रखना। यदि प्लस से शुरू हुआ है तो माइनस में जाकर के समाप्त हो जाएगी, बीच में कट नहीं जाएगा, यानी सतत वक्र बनाती है, लगातार चलता रहता बच्चों, ठीक है। यदि क्षेत्र रेखाएं असंतत हो जाएगी तो बिंदु टूट जाएगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यदि मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है तो भाई यहां तक विद्युत क्षेत्र है, तो ये लगातार इसकी क्षेत्र रेखाएं चलेगी, लगातार इसकी क्षेत्र रेखाएं चलेगी, लगातार इसकी क्षेत्र रेखाएं चलेगी बच्चों, लगातार। ऐसा नहीं कि यहां तक गया और फिर यहां से शुरू हुआ, ऐसा नहीं होगा, मतलब बीच में टूटेगा नहीं, लगातार चलता रहता है, असतत वक्र नहीं, सतत वक्र बनाता है, ठीक है। चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, ये चीज भी मैंने बताया कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन ही नहीं करती। जब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन नहीं करेगी तो लूप कैसे बनेगा बच्चों, बंद लूप नहीं बनता, है ना। बंद लूप कब, जैसे मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, तो यहां से गया, यहां पे समाप्त हुआ, फिर अंदर भी चला जाए तो अंदर नहीं जाता है, अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन ही नहीं करती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र किस पर डिपेंड करता है बच्चों, लंबवत कितनी क्षेत्र रेखा गुजर रही है, ठीक है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वहां से कितनी लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। आगे चलकर आप पढ़ोगे वैद्युत फ्लक्स, तो लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कह देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये जानकारी प्लस है आपके लिए, नोट कर लेना। और अब मैं जैसे डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूं बच्चों, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि आप लोग ऐसे बच्चों से अभिज्ञ न रहें भाई कि जो बच्चे 4,000-5,000 फीस दे करके पढ़ाई करें और आप लोग सोचो कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं यार, तो कंटेंट में कमी हो जाए। कंटेंट में कोई कमी मैं नहीं छोड़ूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा, लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों से विनती है बस दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, है ना। लाइक करना ना भूले। चैनल पे मान लीजिए 200 व्यू आ रहे हैं, एक वीडियो पर 200 बच्चे ने देखा और लाइक यहां 10 से 15 लाइक मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 बच्चा प्रॉपर पढ़ रहा है। लाइक का मतलब ये होता है, हम यही कंफर्म कर पाते हैं कि हमारे साथ बच्चा जो जुड़ा है वो कितना पढ़ पा रहा है ना। भाई जो लाइक करता है, जो थम्स अप करता है, इससे ये हमें भी पता चलता है कि ये इतने बच्चे हमारे पेड हैं, तो इसलिए थम्स अप जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार अगला लेक्चर जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करें। सुबह 7 से 8 के बीच में एक लेक्चर डेली आ रहा है और शाम को 7 से 8 के बीच में एक लेक्चर डेली आ रहा है, आप आगे पीछे भी देख सकते हैं, इससे मतलब नहीं है। कभी कोई इस लेक्चर को भी बाद में देख रहा हो तो सोचो सर 7 बज नहीं, अभी तो 8 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो परेशान मत होना। तो ये 3-4 पॉइंट है जिसे नोट करना है, कर लेना बच्चों कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत वक्र बनाती है। संतत का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, कहीं पे टूटता नहीं है। जैसे मैंने यहां पे डायग्राम बनाया बच्चों, आप लोगों ने डायग्राम देखा, यहां भी डायग्राम आप देखे होंगे, देखो प्लस से निकलकर माइनस में समाप्त हुआ, संतत है, लगातार चल रहा है, कहीं पे समाप्त नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखो, है ना, यहां पर भी देख लो आप, कहीं भी तोड़ा नहीं है मैंने, लगातार संतत वक्र है बच्चों, ठीक है। तो संतत वक्र बनाती है, ये आप लोगों को मेंशन करके रखना है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब हम बात करते हैं बच्चों एक समान तथा असमान विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। एक समान तथा असमान विद्युत क्षेत्र के बारे में। असमान या एक समान विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं बच्चों, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समदूरस्थ हो, यदि एक दूसरे के, है ना, समान दूरी पर स्थित है और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान हो, तो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं,
बिना डायग्राम संभव नहीं है। जैसे बच्चों ये आपका विद्युत क्षेत्र है, रेखा है, ठीक है। दूसरा इसी के समांतर पैरेलल होगी, तीसरा इसी के समांतर, है ना। इसमें जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ये बच्चों आपका कहलाया विद्युत, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। 1 मिनट का समय देंगे बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है लाइट चला गया तो इन्वर्टर चाहिए अच्छे तरीके से। नीचे का चलिए चलिए, क्या होता है कि अन्य, जैसे लाइट चला जाता है बच्चों, तो हमें अन्य मटेरियल को बंद करना, दरवाजा भी खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खत्म करते हैं। क्या होता है बच्चों की वोल्टेज बहुत ज्यादा लेता है, इतनी लाइटिंग, डिजिटल बोर्ड और कंप्यूटर सारा चल रहता है ना, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, और इन्वर्टर में इतना लोड दे देते हैं तो बंद हो जाता है। इसलिए अपन थोड़ा चेक कर रहे थे, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समदूरस्थ होती हैं, है ना बच्चों, और हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो समान होगी, चाहे हम इस बिंदु पर ले लेंगे, चाहे इस बिंदु पर ले लेंगे, चाहे यहां पर लेंगे, चाहे यहां पर लेंगे बच्चों, तो ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन वहीं पे बच्चों एक ऐसा, एक क्षेत्र रेखा एक ऐसा जा रहा है, 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 तो हो सकता है आगे चलकर कहीं पे काट दे, तो ये आपका हो जाता है असमान। क्या? असमान, असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है बच्चों। क्या? असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना कि उस विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, है ना, समान होता है बच्चों, यानी परिमाण और दिशा दोनों समान है। यानी इसकी डायरेक्शन इधर है बच्चों, तो एकदम परिमाण और दिशा समान ही रहेगा, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। उस विद्युत क्षेत्र को असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र भी भिन्न भिन्न होता है, मतलब डायरेक्शन समान नहीं रहता बच्चों, डायरेक्शन समान नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, इसमें कुछ है नहीं भाई, आप लोग आराम से ये नोट हमने बता दिया है। ये चीज दूसरा पॉइंट बता दिया है कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समदूरस्थ होती है, मतलब समान दूरी पर होती हैं, और बच्चों है ना समानांतर भी होती है, आगे चलती रहती है। हम अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब हमारे पास दो आवेश हैं बच्चों, दो आवेश हैं, एक यहां पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और एक यहां पर बच्चों माइनस क्यू आवेश है, अल्प दूरी पर स्थित है, और इस अल्प दूरी को हमेशा हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरे निकाय को बच्चों, इस पूरे निकाय को हम जानते हो क्या बोलते हैं? इस पूरे निकाय को हम बोलते हैं, इस पूरे निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यानी हमारे पास दो विजातीय आवेश और अल्प दूरी पर स्थित है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? वैद्युत द्विध्रुव। और इन आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है बच्चों, है ना, वो कहलाती है, ये रेखा इनके बीच की दूरी कहलाती है, यानी आवेशों के बीच की दूरी कहलाती है। जैसे हमारे पास बिंदु ए था, यहां पर ए दे देते हैं बच्चों, सबसे सिंपल ए दे देते हैं, ए दे देते हैं। जैसे हमारा ये ए है और ये हमारा बी है ना, इनके बीच की दूरी द्विध्रुव लंबाई कहलाएगी। जैसे हमने कहा कि ए बी बराबर 2a, ए बी बराबर कितना बच्चों? 2a, ये कहलाएगा द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई कहलाएगा बच्चों, ठीक है। और AB को मिलाने वाली रेखा, AB को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाएगी बताओ जरा? द्विध्रुव अक्ष कहलाता है प्यारे बच्चों, द्विध्रुव अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विध्रुव अक्ष कहलाता है। नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा फटाफट क्लास करते हैं अपन। द्विध्रुव अक्ष कहलाता है प्यारे बच्चों, द्विध्रुव अक्ष।
यानी जो आपने पहले दो विजातीय आवेश ले लिया, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इनका जो निकाय है, इनका जो समूह है, इसे हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली अक्ष है वो द्विध्रुव अक्ष कहलाएगी, लेकिन दोनों आवेशों के बीच की दूरी द्विध्रुव लंबाई कहलाएगी। नोट डाउन कर लें आप लोग, है ना? क्या कहलाएगा बच्चों? द्विध्रुव लंबाई कहलाएगा। मिलाने वाली रेखा को हम बोल देंगे द्विध्रुव अक्ष और बीच की दूरी को बोल देंगे हम द्विध्रुव लंबाई। इतना जरूर रखना याद बच्चों, ठीक है? अब यहीं पे हम एक चीज और हम बात कर लेते हैं बिल्कुल 2 मिनट में कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा हम आगे दिखाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डायग्राम बना है इसलिए यहीं पे समझा देते हैं तो अच्छा रहेगा, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करें। यहां पे पी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको दर्शाने के लिए जैसे हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, यानी दो विजातीय आवेश, विजातीय मतलब अलग अलग, तो उसमें एक का किसी का परिमाण आवेश, क्या हम मतलब परिमाण ले लेते हैं बच्चों, और बीच की दूरी का गुणनफल, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका यदि मात्रक हम आपसे पूछें तो बोलो सर आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, और दूरी का होता है मीटर, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाता है। कूलाम मीटर यानी द्रव्यमान नहीं रहेगा, दूरी है और समय है, एम्पियर है। इसका बिमी सूत्र हो जाएगा, इसका बिमी सूत्र हो जाएगा। किसका बिमी सूत्र हो जाएगा सर? किसका बिमी सूत्र हो जाएगा? इसका। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उसके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। हमने दो आवेश ले लिया बच्चों, उसमें से बीच की दूरी हमने ले ली, है ना? ठीक है, बीच की दूरी हमने 2a माना और एक आवेश का परिमाण q ले लिया, है ना? चीजें आपको समझ में आ ही गया होगा, बार बार समझाने की जरूरत है नहीं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। नोट डाउन कर लेना बच्चों, मात्रक मैंने ही बता ही दिया। मात्रक क्या होगा? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और दोनों के बीच की दूरी है, दूरी को हम मीटर से दर्शाते हैं बच्चों, कूलाम मीटर हो गया। ये आपका ऐसा ही मात्रक हो गया। बिमी सूत्र मैंने बताया, एक बार और बता देता हूं, बिमी सूत्र मैंने बता ही दिया। बिमी सूत्र में देखो बच्चों, द्रव्यमान इसमें है नहीं तो द्रव्यमान 0, दूरी को L से रिप्रेजेंट करते हैं, और कूलाम का होता है आवेश, आवेश धारा गुणे समय, धारा गुणे समय यानी धारा एम्पियर और समय t, ये इसका बिमी सूत्र हो गया। ये आप लोग नोट कर लेना, आगे काम आएगा, ठीक है? और बच्चों इसमें एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। तो इसकी प्रकृति है बच्चों सदिश राशि। प्रकृति कैसे बच्चों? सदिश राशि, सदिश राशि। कैसी प्रकृति बच्चों? सदिश राशि। अभी हम छोटे तमके के लोग हैं भाई, इतना बड़ा संस्था नहीं है कि एकदम 4 घंटे लगातार क्लासेस चल सके। अभी एक छोटा सा बैटरी है, अभी भी देखो लगभग 5-6 मिनट हो गए कवर कर रहा है, लगभग 10 से 12 मिनट तक रिकवर करता, मतलब केवल इतना 10 से 12 मिनट चल जाता है। यदि थोड़ा बहुत छोटा बहुत फैन भी चालू कर दें तो बैटरी बोल जाती है। और गांव में लाइट का प्रॉब्लम बना रहता है मेरे बच्चों, देखो ना कितना फटाफट क्लास लेना पड़ रहा है। यहां तक हमारा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव यदि दो आवेश हैं, वो भी विजातीय आवेश हैं, अलग अलग आवेश हैं, और अल्प दूरी पर स्थित हुए बच्चों, तो इस पूरे निकाय को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, है ना? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। आवेशों को जो मिलाने वाली अक्ष है उसे हम द्विध्रुव अक्ष बोलेंगे बच्चों। दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो द्विध्रुव लंबाई कहलाती है बच्चों, है ना? द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल बच्चों आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ओके बच्चों, अब ये सिग्नल आ चुका है कि बैटरी लो हो चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।